वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य में शिक्षा के विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्रों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग मेहनती और कर्मशील हैं। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए कौशल विकास और उद्यमपति की क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पूरी मदद दी जाएगी। उधर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया जा रहा है। रोजगार के साथ ही युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून से आईटी कार्यालय से छापेमारी के दस्तावेज की फाइल गायब हो गई। दफ्तर में रखे जांच से जुड़े दस्तावेज हुए चोरी। कृष्ण शर्मा और शीतल शर्मा से जुड़ी फाइल चोरी हुई है। एक वकील समेत 3 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है। आईटी विभाग के सहायक निदेशक के शिकायत पर केस दर्ज। देहरादून में आयकर विभाग के दफ्तर में रखे जांच से जुड़े दस्तावेज चोरी हो गए। जी हां, आपको बता दें कि आयकर कार्यालय पर छापेमारी के दस्तावेजों की फाइल गायब हो गई है, जिसको लेकर के आयकर विभाग के सहायक निदेशक ने कर्मचारी के साथ एक वकील समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आपको ये भी बता दें कि आयकर विभाग का कार्यालय क्रॉस रोड पर है। यहाँ पर जांच द्वितीय विंग के प्रभारी सहायक निदेशक राजेश पटवाल, उन्होंने टीम के साथ 2 और 3 फरवरी के बीच विजयनगर स्थित कृष्णा शर्मा और शीतल शर्मा के घर और दफ्तर में सर्वे कर अहम दस्तावेज कब्जे में लिए थे, जिसकी फाइल सहायक निदेशक द्वारा कार्यालय में रखी थी। हालांकि 10 फरवरी को जब वे दफ्तर पहुंचे तो कृष्णा शर्मा के यहाँ हुए सर्वे में कब्जे में लिए गए जो दस्तावेज थे वो फाइल गायब हो गई थे। इसे लेकर के उन्होंने कर्मचारी और वकील समेत 3 लोगों पर डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की अब जांच में जुटी है कि आखिर ये फाइल गायब हुए तो हुए कहां। ये जरूरी दस्तावेज थे जो कि बहुत मेहनत से इकट्ठा किए गए थे सर्वे के दौरान। उसके बाद ये दस्तावेज गायब हो गए हैं, जिसकी जांच करने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी से जांच प्रक्रिया शुरू कर रखी है पुलिस ने, और जांच करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ उपेंद्र राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ गए। उपेंद्र, देखिए ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरा मामला हुआ, इसमें किस प्रकार के अपडेट आपके पास है? जांच को लेकर के किस तरह की प्रक्रिया सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल जिस प्रकार से जो डालनवाला पुलिस जो है वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, जिनके खिलाफ जो है सहायक निदेशक द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें सफाई कर्मचारी संलिप्त है, वकील संलिप्त है और साथ ही 2 कर्मचारी जो हैं वो सम्मिलित पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में उनसे लगातार जो है पुलिस की ओर से पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही ये 2 इनपुट्स भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कृष्णा शर्मा और शीतल शर्मा से जो है इनके कनेक्शन क्या है, क्या कुछ बातचीत, क्या उनके बीच कुछ बातचीत जो है हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से 3 फरवरी को जिस प्रकार से सहायक निदेशक राजेश पटवाल की ओर से जिस प्रकार से उनके घर पर जो है वो जांच की गई थी, उसके बाद जो दस्तावेज वहां से निकाले गए थे उनको जो है कार्यालय में रखा गया था, और कार्यालय से जो है अब जिस प्रकार से दस्तावेज गायब हो गए हैं, तो ऐसे में जिस प्रकार से शक के इसमें जो है उन तीनों पर जो है मुकदमा दर्ज जो है वो कराया गया है सहायक निदेशक के द्वारा। तो लगातार जो है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस कारण से जो है उन्होंने दस्तावेज जो है वो चोरी किए, क्या वही लोग संलिप्त हैं या कुछ और लोग भी उनसे सम्मिलित हैं, और इनका जो है शीतल शर्मा और कृष्णा शर्मा से क्या कुछ कनेक्शन इनका रहा है, क्या कुछ फोन डिटेल्स भी जो है इनकी से जानकारी जो है वो लिए जा रहे हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि पूछताछ जो है वो लगातार जारी है, और फिलहाल अब देखना होगा कि कहाँ तक जो है पुलिस मामले में जो है वो पहुँच पाती है।
बिल्कुल। और ये अगर देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से ये 2 फाइलें यहाँ से गायब हुई है, तो इसके पीछे वजह खास करके क्या मानी जा रही है? किस वजह से ये फाइल गायब हुई है? ये इतनी अहम फाइलें होती है कि इस पर सभी की नजर होती है कि इसका खास ख्याल रखा जाए। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई होगी जिस वजह से ये गायब हुई है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जब भी आयकर विभाग कहीं पर छापा मारते हैं तो वहाँ पर जो दस्तावेज जो डिटेल्स जिस प्रकार से निकाल कर लेकर आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है जानकारी जो है उन दस्तावेजों के जरिए जो है वो खंगालने की कोशिश जो है आयकर विभाग की ओर से किया जाता है। और यही है कि जिस प्रकार से शीतल शर्मा और कृष्णा शर्मा के घर पर जब छापेमारी की गई थी 3 फरवरी को, तो उसमें कई सारे अहम दस्तावेज जो है वो निकल कर आए थे, जिसमें कई सारे पैसों का रिकॉर्ड जो है वो रखा गया था इन तमाम चीज़ों पर कि कहाँ से जो है इनके पास जो करोड़ों की संपत्तियों को विवेचना, तमाम चीज़ें जो है उस पर निकल कर आई थी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आयकर विभाग की से दस्तावेज गायब होना ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो मानी जा सकती है। और जिस प्रकार से विभाग अगर जिस प्रकार से संलिप्तता जिस प्रकार से बताई गई है कि विभाग के कर्मचारी और वकील की संलिप्तता जो है इसमें पाई गई है, इसमें संदेह के दृष्टिकोण से जो है उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया, तो अगर विभाग के कर्मचारी जो अगर इसमें सम्मिलित होते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आती है। और साथ ही विभाग पर जो है कहीं ना कहीं सवाल निशान जो है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर बात की जाए जांच प्रक्रिया की, तो वो कहां तक पहुंची है? इसमें अभी तक किसी का नाम सामने आया हो, किसी पर संदेश जारी किया गया हो कि इन पर शक हो रहा है कि इनकी वजह से फाइल गायब हुई है? देखिए फिलहाल तो उन्हीं तीनों से जो है वो पूछताछ किया जा रहा है, जो वकील हैं, सफाई कर्मचारी हैं और जो एक और कर्मचारी हैं जो आयकर विभाग में ही तैनात है और जिनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके फ़ोन डिटेल्स की जानकारी जो है वो ली जा रही है। साथ ही ये भी है कि जो शीतल शर्मा और कृष्णा शर्मा है उनकी डिटेल्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इनके कनेक्ट्स इनपुट्स जो हैं वो दोनों खंगाले जा रहे हैं। मैसेजेस व्हाट्सएप मैसेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इनकी क्या कुछ इनपुट्स आपस में इन दोनों के रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि क्या कुछ और लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये फाइलें गायब हुई, 2 फाइलें यहाँ से गायब हुई है, तो आखिर इसका कारण क्या रहा है? बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में कारण ढूंढना और वजह ढूंढना कि किन कारणों से ये फाइलें चोरी हुई हैं। देखने वाली बात होगी और तमाम अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए वहीं दूसरी तरफ मदमहेश्वर घाटी में 15 मेगावाट जल बिजली परियोजना का निर्माण कर रहे उत्तराखंड जल विद्युत निगम के खिलाफ एक सूत्रीय मांग को लेकर के ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो गया है। क्रमिक अनशन के पहले दिन चुन्नी गांव के ग्रामीणों ने 4वे टैंक के पास क्रमिक अनशन शुरू करके उत्तराखंड जल विद्युत निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले निगम के अधिकारियों ने चुन्नी गांव के ग्रामीणों को 4वे टैंक से 2 इंच सिंचाई पेयजल लाइन देने का वादा किया था। लेकिन आज निगम के अधिकारी 4वे टैंक से 2 इंच सिंचाई पेयजल लाइन देने से इनकार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 11 अप्रैल तक मांगों पर अमल नहीं हुआ तो ग्रामीण 12 अप्रैल से आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाएंगे। यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार सोमेश्वर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अनेक विषयों पर चर्चा की और कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज देश और प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सत्ता है। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार अपने संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को धरातल पर क्रियान्वित करेगी और उस दिशा में सरकार ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। बैठक में दर्जनों कार्यकर्ता भी उस वक्त मौजूद थे।
वहीं उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवा हमेशा से एक गंभीर विषय रहा है। हालत यह है कि अस्पताल को मौजूद है लेकिन उन अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है और इसी की वजह से गंभीर बीमारियों में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जब बात सर्जन की करते हैं तो स्थिति और ज्यादा खराब नजर आती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि जब पहाड़ी जिलों की बात करते हैं तो 100% डॉक्टर मौजूद है लेकिन सर्जनों की कमी है। देखिए, सच ये है कि आज पहाड़ों में 100% डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर, लेकिन जो हमारे पास सर्जनों की दिक्कत है तो उसके लिए हम भारत सरकार से भी कह रहे हैं कि हम MD की सीटें बढ़ाने के लिए बात हो रही है। अगर हम पे MD के डॉक्टर ज़्यादा मिल जाएं तो हम पहाड़ों में और अच्छे डॉक्टरों की नियुक्तियां कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हम एक रास्ता निकाल रहे हैं कि कुछ जो बड़े प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके साथ एक MOU करके हम अच्छे सर्जनों को भेजने का भी प्रयास करेंगे और चिंतन शिविर के बाद मुझे लगता है कि 6 महीने में आपको काफ़ी चीज़ें बदलाव जरूर दिखेंगे। वहीं सरकारी स्कूलों में निःशुल्क किताब वितरण की प्रक्रिया में ढिलाई पर शिक्षक संगठनों ने भी आवाज उठाई। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से खुद किताबें बांटने का फैसला स्वागत योग्य है, मगर किताब देने में देरी से छात्रों को काफी नुकसान हो रहा है। पिछले 2 सालों तक DBT योजना और कोरोना काल की वजह से पढ़ाई से कटे रहे छात्रों को समय पर किताब नहीं मिल रही। इसी के चलते पढ़ाई को दोबारा पटरी पर लाना काफी कठिन हो रहा है। पिछले कई दिनों से इस बात की शिकायत मिल रही थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी किताबें सही से नहीं मिल पा रही और इसमें 10वीं और 12वीं के छात्र भी शामिल हैं। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में नगर निकाय स्वास्थ्य, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वहीं पंचायती राज, बाल विकास, सूचना विभाग समेत संबंधित विभाग मौजूद रहे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के बारे में बताया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट का अगर सही तरह से प्रबंध और निस्तारण नहीं हो पाया तो गंभीर बीमारी से भी जूझना पड़ सकता है। सेकंड बैठक हुआ है, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो हमारा जिला स्तरीय समिति है उसकी आज बैठक संपन्न की गई है। समिति के माध्यम से ऐसे संस्थानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो मानक है उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। साथ में जिन सैनिटरी इंस्पेक्टर्स ने नोटिस जारी किया है उनको अवगत करा दिया गया है कि उसमें जो है उनको समय देकर उनका स्पष्टीकरण कॉल किया जाए और अगर उनके द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जाता है, जिसमें कि उसमें जैसे कि कूड़े का जो है वर्गीकरण किया जाता है, सेग्रीगेशन किया जाता है, उसके उपरांत जो है उसको एक प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाता है जिसमें इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग ये सब किया जाता है। जनपद के ऐसे संस्थान जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और जो हमारे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है या जिला अस्पताल इस तरीके के बड़े अस्पताल है, वहाँ पर जो भी कमियां हैं उसको भी पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है ताकि जो है आगामी 1 माह के अंदर सभी जगहों पर जो है बायोमेडिकल वेस्ट का जो अनुपालन करना है उसको पालन किया जाए। त्योहारी सीजन में फल सब्जियों की मांग बढ़ने से कीमतों में भी काफी उछाल आया है। फॉक्स लेकर के फुटकर तक कीमत में बढ़ोतरी हुई है। वहीं फुटकर में 1.5 गुना फल सब्जी महंगी हुई है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे फल और सब्जियों के दामों ने लोगों की जेबों पर बड़ा असर डाला है। कोरोना में बीत गया, सारी जो गरीब आदमी थे बिल्कुल भिखारी बन गए, जो अमीर थे राजा हो गए। हम लोग तो देखते हैं कि देखिए हमारा छोटा सा व्यापार है और हम एक गाड़ी केला अगर जो हम लोग 2-3 आदमी मिलकर मंगाते हैं तो जो गाड़ी 1 हफ्ते में बिक जाती थी आज उसको 20 दिन 1 महीना लग जा रहे हैं बेचने में, क्योंकि ग्राहक के पास पैसे ही नहीं है। अगर उसे मैं कहता हूँ कि 25 रुपया लगाओ तो कहते नहीं जी 15 रुपये लगाओ, हम क्या वह बेचेंगे। हम कहते हैं कि 30 रुपया, तो कहते नहीं जी हम क्या वह बेचेंगे। तो मजबूरी इस बात का है कि उनका बिक ही नहीं रहा है। हम परेशान हैं कि हमारा महंगा पड़ रहा है। 10 रुपये का केला था आज ये हो गया है 20 रुपया 22 रुपया केला कच्चा हो गया। हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो आसमान छू रहे हैं और वहीं अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की बात तो जो नींबू 100 रुपये किलो,
80 रुपये किलो मिला करता था, वो आज देहरादून और विकासनगर मंडी में ही 300 साढ़े 300 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। प्याज की बात करें तो प्याज भी 50-60 से कम नहीं है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सब्जियों पर भी बहुत आग लगी हुई है। ऐसे में देखिए आपकी सरकार कर क्या रही है। इतनी महंगाई अगर खाने के दाम खाने की सब्जियों पे भी बढ़ते रहेंगे तो आम जनता, गरीब जनता खाएगी क्या। वहीं डोईवाला के अस्पताल में भर्ती कराए गए एक ग्रामीण को अस्पताल के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर वेंटिलेटर से हटा करके परिजनों को सौंप दिया। अंतिम संस्कार की तैयारियां करते समय परिजन को उनकी सांसें चलती हुई मिली, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया उस ग्रामीण को। वहीं आपको बता दें कि खानपुर क्षेत्र के कर्णपुर गांव निवासी अजब सिंह की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उनके परिजन डोईवाला स्थित अस्पताल लेकर के गए थे। बताया गया कि उनका ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया था। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। 4 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी उनकी तबीयत नहीं सुधरी। परिजन के अनुसार गुरुवार को चिकित्सक ने ग्रामीण को मृत घोषित कर दिया और वेंटिलेटर से हटा करके उनके परिजन को सौंप दिया। परिजन उन्हें घर वापस लेकर आए और अंतिम संस्कार की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले उन्हें नहलाते समय उनकी सांसें अचानक से चलने लगी। इसके बाद आनन फानन में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर के आए। फिलहाल लक्सर के एक अस्पताल में ग्रामीण को भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। ग्रामीण के परिजन ने अस्पताल में चिकित्सक की शिकायत करने की बात भी कही है। हम जब उनको ले जाकर एडमिट किया, उन्होंने लीवर पे काला एरिया बताया था और भी गुर्दों में, किडनी में कुछ कमी थी अंदर, जो मतलब पूरे डैमेज नहीं थे। हड्डियों में बाढ़ बताया गया था, जबकि उसमें कुछ नहीं आया। दूसरे डॉक्टर की सलाह ली, उन्हें दिखाया और जी फिर इनका ट्रीटमेंट चलता रहा। चलते चलते उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। पेट फूल गया, सांस नहीं आया, लैट्रिन नहीं आई, बाथरूम नहीं आया। फिर उन्होंने वो वेंटिलेटर पर घेर दिया। वेंटिलेटर पर घेर कर उन्होंने उसकी फिर छुट्टी कर दी। इसमें कुछ नहीं रहा, हाँ जी, जिंदा मरतब घोषित कर दिया। फिर हम इसको यहाँ पर लेकर आए गाँव में उसकी फिर मुँह से जब नली निकाल ली तो उन्हें फिर सांस आया। और आज इन्हें 2 दिन हो गए हमने लक्सर भर्ती कर रखे हैं। ये भी इनमें बहुत जान है, 50% इनमें जान है। अजब सिंह ग्राम कर्णपुर से हमारे पास एक पेशेंट आया था, जिसके साथ वाले बता रहे थे कि कहीं पे और एडमिट थे, वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया और घर लेकर आ गए थे। लेकिन किसी ने बताया कि भारत हॉस्पिटल जाइए, तो पेशेंट यहाँ पर आया और पेशेंट का हार्ट प्रॉपर कंटिन्यू काम कर रहा था। हमारी डॉक्टर की टीम ने पेशेंट को जैसे चेक किया और पेशेंट अभी काफ़ी ठीक है और पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और अब वाइटल्स वगैरह सब नॉर्मल चल रहे हैं। 2.5 साल के अंदर शिक्षा विभाग ने अमान्य पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले 157 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। लेकिन अमान्य प्रमाण पत्रों के बावजूद शिक्षकों को नौकरी देने वाले किसी भी अफसर पर कोई गाज नहीं गिरी है। यह सभी शिक्षक बेसिक और जूनियर स्तर के हैं और सबसे ज्यादा मामले हरिद्वार जिले के हैं। सूचना का अधिकार के तहत शिक्षा विभाग में हालिया कुछ वक्त में नौकरी से हटाए गए शिक्षकों का ब्यौरा दिया गया है। बताया गया कि 2016 से 17 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव शिक्षा रणवीर सिंह ने अमान्य पत्र वाले शिक्षकों की जांच बैठाई थी। बता दें कि सरकार ने शिक्षकों की जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को दी। एसआईटी की जांच में अब तक 110 शिक्षकों के शैक्षिक, जातीय और अनुभव के प्रमाण पत्र ऐसे मिले हैं जो उत्तराखंड में शिक्षक की नौकरी के लिए मान्य हैं। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी में सबसे ज्यादा मामले हरिद्वार से सामने आए हैं। एसआईटी जांच के मुताबिक 50 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में 23, देहरादून में 15, उधम सिंह नगर में 14 शिक्षकों के प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना की वैक्सीन लगाने का कार्य अभी तक तेजी से चल रहा था। वहीं अभी जहां बच्चों को वैक्सीन लग रही है तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन की 3rd डोज भी लग रही है। लेकिन देहरादून के सीएमओ मनोज उप्रेती ने बताया कि संविदा कर्मचारियों की छटनी की वजह से वैक्सीनेशन के काम में थोड़ी कम आई है। देखिए, बच्चों को जो 15+ के बच्चे थे उसमें तो उस समय काफ़ी तेज़ी के साथ जो है टीकाकरण हुआ था और इस समय अब जो है 12+ वाले बच्चों को भी जो है कोर्बेवैक्स जो है लगाई जा रही है
तो इस समय जो है हमारे जो कर्मचारी थे, ये टीकाकरण में जो लोग लगे हुए थे, जिनको कि अभी 31 तारीख में जिनकी सेवाएं समाप्त हुई हैं, उसकी वजह से हमें फ़र्क पड़ा है। तो ये टीकाकरण का कार्यक्रम चल तो रहा है, लेकिन कुछ धीमा हो गया है। तो कोशिश है हमारी कि हम प्रशासन से इनको पुनः इन लोगों को मांग लें, आ जाएं ये लोग, तो हमारा प्रोग्राम फिर से उतनी तेज़ी से चलेगा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र गवालदम चमोली की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 40 कृषकों को गृह उपयोगी मुर्गी पालन, डेयरी पशुपालन पर प्रशिक्षण दिया गया। वहीं डॉक्टर अरुण कुमार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी द्वारा ऐसे 5 प्रशिक्षण केंद्रों का आयोजन इस महीने किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों के अन्य वैज्ञानिकों हीना कौसार, डॉक्टर डीसी काला, डॉक्टर विजेता और जीसी जोशी के द्वारा अन्य विषयों पर कृषि को खेती में होने वाली समस्याओं का समाधान कराया गया, जिसमें कृषकों के उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि की बात की गई। यहाँ पर ये कृषि के बारे में सीखा और ये पशुपालन के बारे में, मुर्गी के बारे में बहुत से जानकारी हुई हमको। ऐसे हमने आज 3 दिन से यहाँ के कार्यक्रम में आए और सुना, देखा, ये हमको बहुत अच्छा लगा। अन्य से कोई भी किसी को प्रॉब्लम होगी तो यहाँ आना जाना करना, इनसे पूछना। हमारा ग्वालदम में सबसे बढ़िया एक तो है ये पंथन नगर कृषि है। हमको हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं होता, जैसे लोगों के दूर दूर हमारे इतना नज़दीक है। पशुपालन के किसी भी चीज़ की जानकारी हो यहाँ पूछे, यहाँ के अच्छे कर्मचारी आ रखे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।